सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत दूसरी बार ताअत्तुल के बाद दोबारा शुरू हो रही है। पहली बार यह ताअत्तुल उस वक्त आया जब तहरीके इंसाफ के वकील अपने दलाइल खत्म कर चुके थे और वजीर आजम के वकील सलमान बट के दलाइल शुरू हो चुके थे। वजीर आजम के वकील सलमान बट ने दलाइल के दौरान एतराफ किया कि उनके पास कोई सबूत नहीं और दुबई स्टील मिल के हवाले से मजीद दस्तावेजात पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि उस वक्त दुबई में कारोबार पर्चियों पर किया जाता था। अदालत ने उस वक्त यह भी कहा कि आप बहुत खतरनाक दलाइल दे रहे हैं। अदालत में दलाइल के दौरान वजीर आजम के वकील सलमान बट की बेबसी साफ जाहिर थी। सलमान बट साहब का कहना था कि तहरीके इंसाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम करने के बाद बारे सबूत अब शरीफ खानदान के ऊपर है। उस वक्त सलमान अकरम राजा ने गैर जानिबदार वकील की हैसियत से भी यही कहा था कि बारे सबूत शरीफ खानदान के ऊपर है। बारे सबूत ऐसे मुकदमात में बदलता रहता है, लेकिन यहाँ बड़ी वजाहत से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में यह किया जब हजरत उमर की मिसाल दी और कहा कि जो सरबराह है मुमलिकत का, उस पे ये वाजिब है कि वो शफाफियत अपने हवाले से जो है उसको जाहिर करे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद में ये बारे सबूत जो था वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान पर डाल दिया था। वो अलग बात है कि बाद में वो शरीफ खानदान के वकील हो गए और अदालत में जब दलाइल दिए तो उनके गैर जानिबदार ख्यालात और अदालत में दिए गए दलाइल में कोई मुमासलत न थी। वजीर आजम के वकील सलमान बट से अदालत आलिया ने 3 सवालात भी पूछे और कहा कि ये 3 बुनियादी सवालात हैं जिनका उनको जवाब देना है। वो सवालात ये थे: वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई? ज़ेर कफालत होने के मामले की वजाहत करें। तकरीरों में सच कहा गया कि नहीं? दौरान दलाइल सलमान बट का कहना था कि मरियम नवाज जाती उम्रा में रहती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो अपने खाविन के ज़ेर कफालत हैं, जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद का कहना था कि मरियम नवाज के अखराजात और आमदन कहां से आती है, जबकि इससे पहले मरियम नवाज कह चुकी हैं कि वो वालिद के साथ रहती हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। दुबई की मिल की बाबत सवालात पर सलमान बट का कहना था कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहां से लेकर आएं, जबकि वजीर आजम पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि एक एक दस्तावेज और सबूत मौजूद है। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। वजीर आजम के वकील ने अदालत में यह तक कह दिया कि वजीर आजम के वालिद हर काम अपनी मर्जी से करते थे और हो सकता है कि वजीर आजम को दादा
और पोते के मामलात का इल्म ही ना हो। एक मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि वजीर आजम ने अपनी तकारीर में कतरी दस्तावेजात का जिक्र नहीं किया, जिस पर सलमान बट ने यह कहकर अदालत को हैरान कर दिया कि वजीर आजम का बयान सियासी था, अदालती नहीं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि अवाम के सामने दिए गए बयान को अदालत में भी साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते वक्त बारहा ऐसे मौके आए जब सलमान बट अदालत को जवाब ना दे सके और चंद एक मुकामात पर यह भी कहा कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि हमें तो यह सिखाया गया था कि जज जब सवाल पूछे तो फौरन जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बाद में बहस करेंगे। पनामा केस में पहला तातुल उस वक्त आया जब वजीर आजम के वकील सलमान बट के दलाइल खत्म होने को थे और वो कोई मनी ट्रेल और ना ही कोई खातिर ख्वाह जवाब देकर अदालत को मुतमईन कर सके। और ऐसे मौके पर बेंच टूट गया क्योंकि मौसम सरमा की छुट्टियां आम पहुंची थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली रिटायर हो रहे थे। जनवरी में पनामा केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने दोबारा से दलाइल दिए और कुछ मजीद दस्तावेजात भी पेश किए। हुक्मरान खानदान ने अपनी वकला की टीम बदल दी और वजीर आजम के नए वकील मखदूम अली खान, जिनका खुद अपना नाम पनामा लीक्स में शामिल है, के दलाइल शुरू हुए। समाअत में तात्तुल के बावजूद मखदूम अली खान अदालत में लंदन फ्लैट्स का कोई मनी ट्रेल पेश करने में नाकाम रहे, बल्कि उनका कहना था कि फ्लैट वजीर आजम के नहीं, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं। हालांकि वजीर आजम मुतअद्दिद बार अपने खिताबात में और एक बार ईवान में तकरीर के दौरान ये कह चुके थे कि तमाम सबूत मौजूद हैं। ईवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीक़ाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब और ईवान की तकरीर का जिक्र, तकारीर में तजादात का जिक्र तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने भी किया। 16 जनवरी को जब मखदूम अली खान वजीर आजम की तकारीर में तजाद पर दलाइल दे रहे थे तो अदालत में मुअज़्ज़िज़ जस्टिस जनाब शेख अजमत सईद ने चंद अहम सवालात भी उठाए। क्या असेंबली में की गई गलत बयानी पर आर्टिकल 62 का इतलाक नहीं होता? क्या भारतीय आईन में भी आर्टिकल 62 मौजूद है? क्या पार्लियामेंट में की गई गलत बयानी के बाद भी इस्तेकाक होगा? इन अदालती रिमार्क से यह मालूम होता है कि अदालत वजीर आजम की तकरीर को भी बगौर देख रही है। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान का कहना था कि अदालत असेंबली की कार्रवाई का जायजा नहीं ले सकती और इसकी वजह आर्टिकल 66 है। मखदूम अली खान ने कई अदालती फैसले भी सुनाए और इसका मकसद सिर्फ ये था कि वजीर आजम ने जो तकरीर असेंबली में की उसका जायजा सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती और इस्तेकाक के पीछे छुपने की कोशिश जारी रही। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी फैमिली पर लगने वाले इल्जामात पे ना सिर्फ अपना आईनी इस्तेकाक छोड़ा, अपनी फैमिली का आईनी इस्तेकाक और इस्तिस्ना ना मांगा। अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं वो ये करते हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ना सुने, ये फलानी जगह है फलानी जगह है।
जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं नहीं हमने तो मांगा ही नहीं, हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करे। जितने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसमें मरियम नवाज के 3 मुख्तलिफ सिग्नेचर्स हैं। तो जो हुसैन नवाज ने गिफ्ट दिए या मरियम नवाज ने गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं, क्या वो उनके टैक्स रिटर्न में नहीं है? केस वीक होता जा रहा है। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लॉयर्स अपनी दलाइल देते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के जवाब में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं है। मरियम बीबी की पहली स्टेटमेंट में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं है। अपने मरहूम वालिद से लेकर अपनी बेटी तक को उन्होंने अपनी 3 नस्लों को कोर्ट के सामने सरनिगू किया। 1979 से साथ यहाँ पे पेश हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपनी 3 नस्लों का एहतसाब दे रहे हैं। फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। वो वजीर आजम जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए। और हम बजा तौर पे ये तवक्को करते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब का जो मुकदमा इमरान साहब के खिलाफ है उसे भी डे टू डे बेसिस पे चलना चाहिए, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आखिर इस तकरीर में ऐसा क्या है? वजीर आजम तो कह चुके कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मेरी सारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। मैं इस मुकद्दस अवान को बताना चाहता हूं कि मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है। सब कुछ खुली किताब की तरह है। आखिर इस तकरीर में ऐसा क्या है जो कि वजीर आजम कह चुके और अब नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा ले और राज सब पर खुल जाए? वजीर आजम की पार्लियामेंट के फ्लोर पे की गई तकरीर के चंद अहम नुकात ये थे कि मुझे विरासत में एक कामयाब, तरक्की करता और फलता फूलता हुआ कारोबार में मिला। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ अपने ख़ानदानी कारोबार और माली हैसियत की तफसील बयान कर दी है। ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुई। अल्लाह के फजलो करम से किसी भी अदालती फोरम पर हमारे बारे में रत्ती बराबर बदउनवानी साबित ना हो सकी। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीक़ाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। जी हाँ, ये वो वाहिद तकरीर है जिसमें वजीर आजम ने तफसील के साथ कौम के सामने बयान किया कि किस तरह से उन्होंने इतना पैसा कमाया और फ्लैट कैसे खरीदे गए।
और शायद यही वजह है कि वजीर आजम के वकील को अदालत उज़्मा में वजीर आजम की तकरीर के मुतालिक कई सवालात का सामना करना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस शेख अज़मत सईद ने बहुत से सवालात वजीर आजम के वकील के सामने रखे। चंद अहम अदालती रिमार्क्स ये थे, सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि कौम से किए गए खिताब का भी सवाल है। आप पर इल्जाम है कि आपकी तकरीर हकायक के मुताबिक नहीं। इल्जाम यह भी है कि तकारीर और दस्तावेजात में तजाद है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वालिद और बच्चों के बयानात में भी फर्क है। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान अदालत को यह बताने की कोशिश करते रहे कि वजीर आजम के ईवान में दिए गए बयान का जायजा अदालत नहीं ले सकती और न ही इस तकरीर को बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वजीर आजम इस तकरीर पर नाअहल नहीं किए जा सकते। 17 जनवरी की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी मखदूम अली खान से एक अहम सवाल पूछा। मखदूम साहब, क्या बच्चे सच बोल रहे हैं या वालिद? जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये एक ऐसा सवाल था जो कि इमरान खान अपनी तकारीर में, मीडिया बल्कि तकरीबन हर जगह जेर बहस रहा। और उसकी एक वजह शायद यह है कि वजीर आजम के बयानात और उनके बच्चों के बयानात मुबैना तौर पर आपस में नहीं मिलते। ना सिर्फ ये बल्कि वजीर आजम के बच्चों के बयानात भी आपस में नहीं मिलते। आइए एक नजर इन बयानात को भी देख लेते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूं, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. We have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। यही नहीं, वजीर आजम के वुज़रा और उनकी पार्टी मेंबरान के बयानात भी वजीर आजम के मौक़िफ़ और उनके बच्चों के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते। बट मेफेयर अपार्टमेंट्स के लिए अरबों रुपए की रकम कहां से आई? वो पता कब खरीदे थे उन्होंने? मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। शेयर में और पार्क लेन में घर है। जी वो हसन के नाम। कितने अरसे से वहाँ पे? वो तकरीबन मेरा है हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूँ, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। और मैं उस वक्त भी बार बार कह चुका हूं, खा सऊदी अरब है, खा
बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहां से आया रिकॉर्ड पे है। ये जिस प्रॉपर्टी की है, जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं। जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। लेट 60s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई हैं। 30 साल 28 साल में उनकी पेमेंट्स की जो थी वो शेड्यूल्स थी, वो मॉर्टगेज थी प्रॉपर्टीज। 18 जनवरी भी अदालत में एक बार फिर शरीफ खानदान के लिए शायद अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन अदालत में वजीर आजम के असासाजात और कवायद जेर बहस रहे। अदालत ने खसूसी तौर पर हुसैन नवाज की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ को दी गई कसीर रकम के हवाले से सवालात उठाए और दूसरी अहम बात जो जेर बहस रही वो थी वजीर आजम की तरफ से मरियम सफदर को दिए गए तोहफे। अदालत ने क्या क्या अहम सवालात उठाए, आइए देखते हैं। बैंक रिकॉर्ड की तस्दीक क्यों नहीं करवाई गई? क्या स्टील मिल के अलावा हुसैन नवाज के और भी कारोबार थे? रकूम की मुंतकली के हवाले से तफसीलात आपको देना होंगी। क्या यह जायदाद बेनामी तो नहीं थी? हो सकता है यह काला धन हो। बेटे ने वालिद को रकम भेजी, बाप ने बेटी के नाम जमीन खरीदी। फारसी नहीं बोल रहे, माली सालों का रिकॉर्ड बताएं। रिकॉर्ड पर रकम की मुंतकली की कोई दस्तावेज नहीं। अदालत को तमाम तहफ से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। हम रकम का सोर्स जानना चाहते हैं। इतनी बड़ी रकूम कहां से आ रही हैं? हमारे माशरे में वालिदैन बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन आपके केस में मुख्तलिफ हो रहा है। जमीन खरीदारी की तारीख और बेटे से वालिद को तोहफे देने की तारीखें अहम हैं। स्टाम्प पेपर के मुताबिक 1 मार्च को सौदा तय हुआ। फरवरी में डीड कैसे ड्राफ्ट हुई? इस रकम को तोहफे में देने की क्या वजूहात हैं? इतना पैसा किस कारोबार से आ रहा है? क्या कभी वालिद ने अपने बेटों से पूछा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? किसी ना किसी को तो रकूम का जवाब देना है। रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों से आमदन नहीं हो रही। तकरीर में कहा गया कि वालिद ने कमर कसकर फैक्ट्री लगाई। इंटरव्यू में कहा गया कि दोस्तों की मदद से फैक्ट्री लगाई। वजीर आजम ने हुसैन नवाज के तोहफे की रकम का कुछ हिस्सा बेटी को कब दिया? मुमकिन है मरियम ने वालिद की जानिब से दी गई रकम से ही जायदाद खरीदी हो। 4 साल में हुसैन नवाज ने वालिद को 52 करोड़ तोहफे में दिए। बैंक रिकॉर्ड के सवाल पर मखदूम अली खान, जो कि अदालत में वजीर आजम की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका कहना था कि बैंक रिकॉर्ड खुफिया रखना हर शख्स का बुनियादी हक है। साथ ही साथ वजीर आजम पर से जिम्मेदारी हटाने की कोशिश करते हुए कहा कि मरियम नवाज के वकील उनके मुतालिक सवालात का जवाब देंगे। मखदूम अली खान ने अदालत को यह कंफर्म किया कि वजीर आजम ने 2011 में मरियम नवाज के नाम जमीन खरीदी, जबकि हुसैन नवाज ने 20 करोड़ एक बार और 12 करोड़ 98 लाख इसके बाद भी भेजे। फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए। जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे।
वजीर आजम को क्या, एक MNA को भी डी-सीट नहीं कर सकते। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। तंज किए जाते हैं। वजीर आजम से सवालात नहीं पूछे जा सकते। वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। वाशी को जो है वो महल करार दे सके। तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। हम लोहे के चने हैं। अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से नहीं हुई। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे, कोई भी उसका हिस्सा बना। तज़हीक नहीं करवाएंगे। बेपनाह और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से लिए। जबर के फैसले हम नहीं मानते। कोर्ट से फैसला जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक ही आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, जागते रहना, अवाम का फैसला असल फैसला है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान से बाहर। जहाँ तक मेरे बेटे हैं उनको उनका लॉफुल बिजनेस है, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। दुबई के कानून और दुबई की हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है। जो मैंने उनको कैपिटल दिया था वो उनका बुनियादी सरमाया था। जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अब हमारा वो मुआशरा है कि हम बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बरकत दी है। इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने जब अदालत में खड़े होकर कहा कि इसहाक डार का इतराफी बयान कागज का एक टुकड़ा है, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा सबूत है जिसकी कभी तहकीकात नहीं की गई। हुदैबिया पेपर मिल्स के रेफरेंस को देखें तो ये बात अयां हो जाती है कि इसहाक डार ने जो बयान दिया था उसमें हकीकत का अंसर मौजूद है, और इस बात को तक़वियत काजी खानदान के उन दस्तावेजात से मिलती है जो कि मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से उनको 90 की दिहाई में लिखे गए। सवाल यहां पर यह है कि मौजूदा चेयरमैन नैब ने इसहाक डार के खिलाफ तहकीकात बंद क्यों की। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील क्यों ना की गई। इसहाक डार को क्लीन चिट क्यों दी गई। क्या इसकी वजह उनका वजीर खजाना होना था। क्योंकि किसी भी तहकीकाती इदारे का बुनियादी असूल अपनी तहकीकाती रिपोर्ट के खिलाफ फैसला आने पर अपील करने का होता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसहाक डार के हक में फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई। इसहाक डार के इतराफी बयान को अगर बगौर पढ़ा जाए तो उसमें सईद अहमद, मौजूदा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा एक और किरदार का भी जिक्र आता है, और वो किरदार है मूसा गनी। इसहाक डार के इतराफी बयान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में जहां सईद अहमद और काजी खानदान के बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुए, वहां एक और अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ, और वो अकाउंट उनकी अहलिया के भांजे मूसा गनी का था। इसहाक डार ने इतराफ किया है कि मूसा गनी के अकाउंट में शरीफ खानदान की दी गई गैर मुल्की करेंसी जमा करवाई गई ताकि उसको इस्तेमाल करके कर्जा हासिल किया जा सके और इस तरह काले धन को सफेद किया जा सके। अगर इसहाक डार के मुताबिक उनका यह बयान गलत है और जबरदस्ती लिया गया, तो फिर मूसा गनी और सऊदी शहरी के दरमियान इस ट्रस्ट को क्या कहा जाए।
इस ट्रस्ट में मूसा गनी ने तारिक शफी के बेनामदार का किरदार अदा किया। जी हां, वही तारिक शफी जिनके बारे में शरीफ खानदान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में बयान किया कि वो मियां शरीफ के बेनामदार थे और गल्फ स्टील मिल में मियां शरीफ के बेनामदार की हैसियत से सामने रहे। अगर इस ट्रस्ट डीड को बगौर पढ़ा जाए तो ये ट्रस्ट डीड हुई तो मूसा गनी और एक अरब शहरी के दरमियान, लेकिन इस ट्रस्ट के तहत चौधरी शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हुदैबिया पेपर मिल्स, हमजा बोर्ड और हमजा स्पिनिंग मिल्स कर्जे हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी और इस गर्ज से चाहती थी कि अरब बाशिंदा शेख अब्दुल गनी मुख्तलिफ बैंकों को गारंटी फराहम करे ताकि शरीफ खानदान की कंपनियां कर्जे हासिल कर सकें। ट्रस्ट के मुताबिक सऊदी शहरी $10 मिलियन की गारंटी देने पर तैयार हुआ, वो भी इसलिए कि कैश या सर्टिफिकेट जो कि उसके अकाउंट में वक्तन फवक्तन जमा करवाए जाएंगे। यानी कि मूसा गनी जो कि ट्रस्टी हैं, वो $10 मिलियन सऊदी बाशिंदे को अदा करेंगे, जो कि वो सऊदी बाशिंदा अपने ट्रस्ट की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान में देगा ताकि इससे कर्जा लिया जा सके, जो कि चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, रमजान शुगर मिल्स वगैरह के लिए काम आएगा। इसी ट्रस्ट डीड में आगे चलकर लिखा गया है कि सऊदी शहरी की तरफ से दिए गए पैसे मूसा गनी पाकिस्तान में अपने अकाउंट में जमा करवा सकेगा और इस पर कर्जा भी ले सकेगा। अगर अब आप इसहाक डार के इतराफी बयान को दोबारा देखें तो ये ट्रस्ट भी इसहाक डार साहब के बयान की तस्दीक करता हुआ नजर आता है कि मूसा गनी को पैसे दिए गए। इसी ट्रस्ट के आखिर में एक रसीद भी मौजूद है जिस पर मियां शरीफ के बेनामदार तारिक शफी के दस्तखत मौजूद हैं, जो कि ये लिखते हैं कि मूसा गनी से तमाम रकम बशमूल तमाम नफा वसूल कर लिया गया है, जिससे मजीद ये साबित होता है कि ट्रस्ट में मूसा गनी को सिर्फ फ्रंटमैन बनाया गया था और पीछे कोई और खेल खेला गया। सवाल यहाँ पर अब यह है कि हुकूमत वक्त के वुज़रा और मेंबरान कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर वकील ये कह रहे हैं कि इसहाक डार का बयान जबरदस्ती लिया गया और ये कि बयान सच नहीं। अगर मान भी लें कि ये बयान सच नहीं तो फिर ये क्या हसीन इत्तेफाक है, ये क्या चमत्कार है कि इसहाक डार ने अपने गलत बयान में जो जो गलत बयानी की, उनकी गलत बयानी को गलत साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक दस्तावेज मौजूद है जो चीख चीख कर कह रहा है कि इसहाक डार का बयान सच है। इसहाक डार ने अपने इतराफी बयान में काजी खानदान का जिक्र किया कि उन्होंने ये अकाउंट इस्तेमाल करके शरीफ खानदान की मिलों के लिए कर्जा हासिल किया। आज उस कर्जा हासिल करने के तमाम दस्तावेजात इस कौम का मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कर्जा हासिल किया गया, मगर इसहाक डार साहब अदालत में फरमाते हैं कि मेरा तो बयान ही गलत है। इसहाक डार ने अपने बयान में मूसा गनी का जिक्र किया और आज ये ट्रस्ट डीड भी हमारे सामने मौजूद है, हमारी आंखों के जरिए दिमाग में उतर रही है और कह रही है कि अगर बयान गलत है तो मैं क्या हूं। अगर बयान गलत है तो मूसा गनी किस लिए ट्रस्ट बनाकर शरीफ खानदान की मिलों के लिए कर्जा हासिल कर रहा था। इसहाक डार ने अपने बयान में जिस जिस शख्स का जिक्र किया वो किरदार सबूतों समेत हमारे सामने मौजूद है।
हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस हमारे सामने मौजूद है। यह सब कोई अफसानवी किरदार नहीं। इस सारी कहानी में अगर कोई अफसाना है तो वो डार साहब का कभी इकरार और कभी इनकार ही है।